गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं और ब्लड ग्रुप डिसाइड किए कैसे कैसे किए जाते हैं कि हाँ ब्लड ग्रुप ए होने का क्या मतलब है, ब्लड ग्रुप बी होने का क्या मतलब होता है। और इसके अलावा जो ये भी हमने देखा था कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारी जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन कौन सा है प्लस हमारे ब्लड में एंटीबॉडी कौन सी है। इसके बेसिस पे हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड किया जाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा। ठीक है, तो मेनली जो ब्लड ग्रुप है ये 4 दिए गए थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे यूनिवर्सल डोनर कौन है या सार्वत्रिक जो दाता है जो अपना ब्लड सबको दे सकता है वो कौन है। वो ब्लड ग्रुप ओ वाले मेंबर्स होते हैं जो सबको अपना ब्लड दे सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले हैं वो सबसे ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सार्वत्रिक ग्राही है, इनको कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। या जो ब्लड ग्रुप है उसकी आनुवांशिकी क्या है, कैसे हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है, कैसे ब्लड ग्रुप से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं या जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है, एक चीज हमने मेंडलिज्म के अंदर हमने पढ़ी थी कि किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी लक्षण को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो जीन्स होती है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है, वो नहीं हमेशा 2 होती है और सिंगल वन जो है उसको हम एलील कहते हैं। ये हमने मेंडलिज्म के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप जो है वो अपने आप में एक कैरेक्टर है, एक अपने आप में एक लक्षण है, तो इसको कंट्रोल करने वाली जो जीन्स है वो भी पेयर में ही प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ब्लड ग्रुप ए की अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर कितने टाइप के एलील जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं या कितने टाइप के कैसी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। हमें 2 टाइप की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है, या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन। इसके अलावा मेंडलिज्म ने हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं मिलकर के जो एक जीन बनाते हैं, उनमें से एक एलील हमेशा डोमिनेंट होता है। डोमिनेंसी या प्रभाविता का नियम हम सब ने पढ़ रखा है। तो जैसे ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो सपोज ये मदर से आया है, ये फादर से आया है, ये मदर से आया है, ये फादर से आया है, तो यहाँ तो डेफिनेटली ब्लड ग्रुप ए ही होगा। यहाँ अगर बात करें तो इसके पास कोई ग्रुप नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि ये ओ है, इसके पास कोई स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ये ब्लड ग्रुप ओ है, ये सपोज मदर है, ये फादर है, तो यहाँ पे जो ए है वो हमेशा ओ के ऊपर डोमिनेंट होगा। अगर ये दोनों ओ होते तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाता, लेकिन अगर एक भी यहाँ पर ए है तो ये ब्लड ग्रुप ए ही होगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर हम बी की बात करें तो बी को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, या तो ये या फिर ये। यहां भी ए की तरह बी जो है वो डोमिनेंट है, ए बी के अंदर ये कंडीशन हो सकती है और यही कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओ के अंदर ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, कोई एंटीजन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले एलियस मैंने यहाँ शो किए। अब नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज एक फादर है जिसका ब्लड ग्रुप है ए और कंडीशन ये है। ठीक है, और एक मदर है और ये यहाँ पे मदर है जिसका ब्लड ग्रुप सपोज बी है और कंडीशन ये है। तो इनमें जो बच्चे होंगे उनमें ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं वो अगर हम देखें तो ये कंडीशन यहाँ हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे टोटल कितने टाइप के ब्लड ग्रुप है वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। ये दोनों सेम है तो एपी ब्लड ग्रुप यहाँ हमें देखने को मिल सकता है, या फिर ये ब्लड ग्रुप ये हमें देखने को मिल सकता है ब्लड ग्रुप बी। तो इनके जो बच्चे होंगे
उनमें 50% चांस होगा कि ब्लड ग्रुप बी होगा और 50% चांस होगा कि जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी होगा। ठीक है, हम और भी एग्जाम्पल लेकर के इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या होता है, RH फैक्टर का क्या रोल होता है, इससे रिलेटेड जो जीन्स होते हैं वो कहाँ, सॉरी जो एंटीजेंस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, RH फैक्टर से रिलेटेड जो एंटीजन है वो भी आरबीसी पर ही प्रेजेंट होता है। जैसा कि ब्लड ग्रुप का एंटीजन आरबीसी पे प्रेजेंट होता है, ठीक वैसे ही जो RH फैक्टर है उसका जो एंटीजन है वो भी आरबीसी की जो सरफेस है या जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, उस पर ही प्रेजेंट होता है। और ये जो RH फैक्टर है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था लेंडस्टीनर एंड विनर ने। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले RH फैक्टर है उसको डिस्कवर किया था। और RH फैक्टर की अगर बात करें, इंडिया में अगर बात करें तो 97% जो होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं और जो 3% लोग हैं वो आपको RH नेगेटिव देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका सिंपल सा है, अगर एंटीजन है तो RH पॉजिटिव है, नहीं है तो RH नेगेटिव है। ठीक है, तो इंडिया की अगर बात करें तो जो 97% लोग हैं वो आपको RH पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, जबकि जो 3% है वो आपको RH नेगेटिव देखने को मिलेगी। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये 97 की बजाय 80% 20% का रेशियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज RH फैक्टर की अगर बात करें तो जैसे ब्लड ग्रुप के अंदर हमने देखा था कि अगर आरबीसी पे स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके अपोजिट जो एंटीबॉडी है वो ब्लड में देखने को मिलती है। ये हमने देखा था कि सपोज अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है यानी आपकी आरबीसी पर एंटीजन ए है तो आपके ब्लड में एंटीबॉडी बी देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ RH फैक्टर की अगर बात करें तो यहाँ एंटीबॉडी जैसा कुछ नहीं होता है। RH पॉजिटिव यानी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है और अगर नहीं है तो वो RH नेगेटिव है, इतनी सी बात है। लेकिन क्या हो अगर हम किसी RH नेगेटिव यानी इसकी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, जिस RH फैक्टर से रिलेटेड जो एंटीजन होता है वो इसकी आरबीसी पर नहीं है, इसको अगर हम ब्लड दे किसी ऐसे ह्यूमन से अगर हम ब्लड इसको दें जिसकी आरबीसी के ऊपर स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट है, RH पॉजिटिव है ये, अगर इसका ब्लड हम इसको दें तो क्या होगा। सबसे पहली बार जब ट्रांसफ्यूजन होगा, ब्लड डोनेट करने के लिए वर्ड यूज करी हूं, ट्रांसफ्यूजन होगा, तो पहली बार में कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज यहां पर होगी कि जैसे ही RH पॉजिटिव जो है वो RH नेगेटिव की बॉडी में एंटर करेगा तो ये जो चीज है ये है तो एंटीजन ही ना। और एंटीजन की डेफिनेशन हमने पहले भी ब्रीफली डिस्कस करी थी कि एंटीजन कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, यानी वो उसको खतरा मानती है, उसे अपनी बॉडी का पार्ट नहीं मानती है। तो जैसे ही RH पॉजिटिव किसी इंसान का ब्लड अगर हम किसी ऐसे इंसान को डोनेट करवाते हैं जिसका जो RH नेगेटिव है, जिसकी आरबीसी पर RH से रिलेटेड कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा। ठीक है, जैसे ही ये ब्लड इसकी बॉडी में आएगा, ठीक है, ये एंटीजन जैसे ही ब्लड में एंटर करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है या RH नेगेटिव जो व्यक्ति है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट नहीं होती है, अगर हम ये करें RH पॉजिटिव ब्लड को RH नेगेटिव किसी आदमी के अंदर हम ऐड करवा देते हैं तो इस एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगी। एंटीबॉडी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है,
फर्स्ट टाइम में कुछ नहीं होगा, लेकिन जब सेम चीज हम दोबारा रिपीट करते हैं, RH पॉजिटिव का जो ब्लड है वो उसी व्यक्ति के अंदर हम वापस ट्रांसफ्यूज करवाते हैं, तो अब की बार ये जो व्यक्ति है इसको नुकसान होगा, इसकी डेथ तक हो सकती है, क्योंकि अब की बार इसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडी है वो एक बार अगर बन जाती है किसी चीज को लेकर के, किसी भी एंटीजन को लेकर के, तो वो काफी लंबे टाइम तक बनी रहती है। जैसे वैक्सीनेशन के अंदर हम करवाते हैं, एंटीबॉडी ही एंटर करवाते हैं, तो जब भी एंटीजन एंटर करता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से सब एक्टिवेट हो जाती है और जो भी एंटीजन है उससे फाइट करती है। तो यहाँ पे भी यही चीज होगी। जो RH नेगेटिव है पहली बार जब ब्लड लेता है तो इसको इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन ब्लड में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है, और दोबारा जब सेम चीज हम रिपीट करते हैं तो अब की बार एंटीबॉडी पहले से बनी है, तो उस कंडीशन में एग्लूटिनेशन की जो चीज एग्लूटिनेशन की जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगी, और हो सकता है RH नेगेटिव जो व्यक्ति है उसकी डेथ भी हो जाए। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो अगर हम एक ऐसे पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग या संतति की बात करें जिसमें एक पेरेंट्स जो है वो RH नेगेटिव है और दूसरा RH पॉजिटिव है। उस कंडीशन में क्या होगा, क्या जो इन्फेंट्स है या जो नवजात शिशु है क्या वो सरवाइव कर पाएंगे। यहाँ एक कंडीशन मैंने रखी है जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व है। इसमें जो मदर है वो RH नेगेटिव है और जो फादर है वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन दोनों पेरेंट्स से आती है वैसे ही इस कैरेक्टर की या इस जीन की इन्फॉर्मेशन भी दोनों पेरेंट्स से आएगी। तो सपोज यहाँ पे ये कंडीशन होती है, जो सबसे पहली पीढ़ी आती है, जो F1 जनरेशन आती है वो RH पॉजिटिव होती है। ये कंडीशन कुछ ऐसी है, RH पॉजिटिव मदर है और इसकी वोम में या इसके गर्भाशय में जो एम्ब्रियो पल रहा है वो RH पॉजिटिव का है। ठीक है, तो यहाँ इस फर्स्ट टाइम की अगर बात करें, इससे पहले ये फर्स्ट इनका चाइल्ड है, उस कंडीशन में ये जो इन्फेंट है, ये जो नवजात शिशु है, इसको कुछ नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि RH नेगेटिव जो मदर है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक चीज होगी, यहाँ पे जो RH पॉजिटिव है और यहाँ मदर जो RH नेगेटिव है, हम जानते हैं अच्छे से कि मदर और जो बेबी होता है, फीटस होता है, उनके बीच में ब्लड एक्सचेंज होता है। तो उस ब्लड एक्सचेंज की वजह से RH पॉजिटिव RH नेगेटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है और मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये एंटीबॉडी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सके। तो जो सबसे पहले पीढ़ी आएगी अगर RH पॉजिटिव है तो वो सर्वाइव कर जाएगी, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये जो कपल है ये अब सेकंड चाइल्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेकंड प्रेगनेंसी है, उसको ये अब आगे करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर ये सेकंड प्रेगनेंसी अगर ये करते हैं, सपोज दोबारा भी जो चाइल्ड है वो RH पॉजिटिव है, लेकिन अब ये जो चाइल्ड है, ये जो फीटस है, अब ये सरवाइव नहीं करेगा। सपोज यही कंडीशन दोबारा आएगी, फर्स्ट टाइम के अंदर जो मदर थी उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं थी, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे सेकंड प्लानिंग जब इन्होंने करी तो बच्चा तो वही RH पॉजिटिव ही आया, लेकिन यहाँ पे अब मदर के पास में एंटीबॉडी है और ये मदर के ब्लड में जो एंटीबॉडी है वो इस फीटस को सरवाइव नहीं करने देगी। इस फीटस का जो RBC या इस फीटस का जो ब्लड है उसमें एग्लूटिनेशन या समूहन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन सेकेंड या उसके बाद का कोई जो फीटस या एम्ब्रियो है वो अब सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये जो कंडीशन है इसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये जो कंडीशन है जिसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी तो सरवाइव कर जाती है, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में अगर ये कंडीशन है कि मदर RH नेगेटिव है लेकिन जो एम्ब्रियो है वो RH पॉजिटिव का बन रहा है और मदर की ब्लड के अंदर RH से रिलेटेड एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है तो वो उस एम्ब्रियो को या उस फीटस को अब सर्वाइव नहीं करने देगी। उसके ब्लड के साथ में एग्लूटिनेशन या समूहन जो है वो देखने को मिलेगा। और ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में अगर इसकी क्योर की या इलाज की अगर बात करें, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो मदर को NT-D का इंजेक्शन लगाया जाता है। जहां पर ये जो एंटीबॉडी है इसके फंक्शन को रोक दिया जाता है ताकि ये फीटस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, उसकी RBC को कोई
नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ये था RH फिल्टर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन की कार्यकी। ये जो चैप्टर है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की क्या होता है, उसके बाद में रेस्पिरेशन के लिए जो जितने एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास में क्या क्या ऑर्गन्स है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट होती है। और फिर उसके बाद में हम बात करें कि ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या श्वसनांग है वो क्या होते हैं और वो कैसे अपना काम करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और उनमें गैसेस का एक्सचेंज या जो गैसों का आदान प्रदान है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन की दो डेफिनेशन जनरली आपने सुनी होगी। सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, या जो आउटर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको अंदर लेना और अंदर से जो CO2 है उसको बाहर छोड़ना सांस के साथ में, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन भी अपनी जगह सही है, लेकिन ये रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं है, ये पूरी नहीं है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन होती है वो ये है कि हम जो भी चीजें खाते हैं, जो भी हम फूड प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं, उनसे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन उनसे एनर्जी निकालने के लिए हमें उनका ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। हमारी सेल्स जो है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का या जो पचा हुआ फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन करती है, तभी उस ऑक्सीडेशन के रिजल्टेड या परिणाम स्वरूप हमें एनर्जी प्राप्त होती है। और ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है ये हमारी सेल्स में होती है और इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन है वो मस्ट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑक्सीडेशन की जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के एंड में एज अ बाय प्रोडक्ट या एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, उत्सर्जी पदार्थ हम कह सकते हैं, CO2 उत्पन्न होती है। तो उस CO2 को तो बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाता है। तो रेस्पिरेशन की पूरी डेफिनेशन ये होती है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में या इंस्पायरेशन अंतः श्वसन की प्रोसेस में हम वातावरण की जो ऑक्सीजन है उसको हम अपने श्वसनांगों जैसे कि लंग्स के थ्रू हम उसको अंदर लेते हैं और ये जो ऑक्सीजन है वो हमारी सेल्स तक जाती है, वहां ऑक्सीडेशन की या ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेती है, ऊर्जा का उत्पादन करवाती है, एनर्जी का प्रोडक्शन करवाती है और इस पूरी प्रक्रिया में एज अ बाय प्रोडक्ट CO2 उत्पन्न होती है, जिसे हमारे श्वसनांग या हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो एक्सपायरेशन या बहिश्वसन की प्रक्रिया में बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को ही श्वसन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रोल क्या होता है ऑक्सीजन का, या रेस्पिरेशन की जो पूरी प्रोसेस है उसको कितने स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। तो इसे रेस्पिरेशन की जो पूरी प्रोसेस है इसको 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसके बाद में नेक्स्ट है इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन और थर्ड है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की या बाह्य श्वसन की हम बात करें तो इसमें होता है कि बाह्य वातावरण से या आउटर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लंग्स के अंदर उसको लेना, और इसके अलावा जो लंग्स है उसमें जो CO2 भरी हुई है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करना इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि बाह्य वातावरण से जो ऑक्सीजन है उसको लंग्स में खींचना या सांस के थ्रू उसको अंदर लेना, प्लस हमारे लंग्स में जो CO2 प्रेजेंट है उसको बाहर रिलीज करना या बाह्य वातावरण में उसको रिलीज करना इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको कहते हैं बाह्य श्वसन, ठीक है। इसके बाद में सेकंड है इंटरनल रेस्पिरेशन, या इस रेस्पिरेशन को टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं या उत्तकीय श्वसन भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लंग्स तक के अंदर तक जो ऑक्सीजन आई है या लंग्स के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन है उसको लंग्स से आगे ब्लड के थ्रू, ब्लड के द्वारा उसको टारगेट टिश्यू तक भेजा जाता है। जहां कहीं भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर इसको भेजा जाता है, और वो टिश्यूज जो है उनके पास CO2 प्रेजेंट होती है
उस CO2 को ब्लड के थ्रू ही लंग्स तक लाया जाता है। तो यहाँ पे जो गैसेज होती है उनका एक्सचेंज होता है लंग्स तथा जो टिश्यू है या जो ऑर्गन है उनके बीच में गैसेज का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का या गैसेज के परिवहन का कार्य करता है और वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में दोनों के साथ में बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है। वो दोनों के साथ में बाइंडिंग की वो कैपेसिटी रखता है और यहाँ पर ऑक्सीजन को लंग से टारगेट ऑर्गन तक ले जाने का काम प्लस ऑर्गन से CO2 को लंग्स तक लाने का जो काम है वो हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है। उसके बाद में लास्ट और सबसे अंतिम जो स्टेप है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। टिश्यू तक जो ऑक्सीजन आई है उस ऑक्सीजन को कोशिकाएं अपने अंदर लेती है और उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही होती है जिसमें जो भी ग्लूकोज या जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल है उनका ऑक्सीडेशन वहां पे हो रहा होता है। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन को काम में लिया जाता है जिसके रिजल्टेड एनर्जी प्रोड्यूस होती है और बाय प्रोडक्ट या एक्स्ट्रा मटेरियल के रूप में जो CO2 है वो रिलीज होती है। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें बाहर से ऑक्सीजन को लंग्स के थ्रू अंदर खींचा जाता है। दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन को लंग्स से आगे टिश्यू तक पहुंचाया जाता है। तीसरा सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें जो ऑक्सीजन है उसको काम में लिया जाता है और CO2 की जो पूरी प्रोसेस है वो जस्ट इसके अपोजिट है। सेलुलर या सेल्स के अंदर जो CO2 बनती है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन में सेल से लंग्स तक पहुंचाया जाता है और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में उसको लंग्स से बाहर के वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट अपना जो छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो एनिमल किंगडम है उनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है, क्या क्या उनके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे हम हायर एनिमल किंगडम में हायर बढ़ते हैं, हायर कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होता जाता है। लेकिन जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स अगर बात करें, जैसे आपने पढ़ा था स्लेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिंथीज है, एस्केहेल्मिंथीज है, ये हमने लास्ट ईयर डिस्कस किए थे। ये एनिमल से अगर स्टार्ट करें तो ये जो एनिमल है उनके अंदर रेस्पिरेशन उनकी बॉडी की जो सरफेस है, शारीरिक जो सतह है, बॉडी सरफेस या इनकी जो शारीरिक सतह है वो यहाँ रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। इनकी जो स्किन होती है वो ऐसी स्ट्रक्चर होती है स्किन की कि वो आराम से गैसेस का डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज है वो कर सकती है। सरल विसरण विधि द्वारा जो स्किन है वो गैसों का आदान प्रदान है वो कर सकती है। तो इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है स्लेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथीज या चपटेकर्मी, एस्केहेल्मिंथीज या गोलकृमि, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो बॉडी सरफेस से होता है। इसके अलावा अर्थवॉर्म, जो एनेलिडा का अर्थवॉर्म है, केंचुआ, उसके अंदर भी जो स्किन है वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है, रेस्पिरेशन में भाग लेती है। उसकी स्किन इतनी ज्यादा हाईली वेस्कुलर होती है कि गैसों का आदान प्रदान है वो आराम से स्किन के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनकी स्किन, ये एनिमल तो पूरी बॉडी सरफेस से करते ही हैं सिंपल डिफ्यूजन। इसके अलावा कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनकी स्किन जो है इतनी ज्यादा मॉइस्ट या इतनी ज्यादा नम होती है कि गैसों का आदान प्रदान आराम से वहां पर देखने को मिलता है। एम्फीबियन, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग या जो मेंढक होता है उसकी स्किन इतनी ज्यादा मॉइस्ट या इतनी ज्यादा नम होती है कि गैसों के आदान प्रदान के लिए एक सरफेस का काम है वो करती है। इसके अलावा इंसेक्ट्स जो ऑर्थोपोडा फाइलम के मेंबर है उनके अंदर ट्रेकिया, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है ट्रेकिया देखने को मिलती है इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है। इसके अलावा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस है, प्रॉन है, इनके अंदर गिल्स या झींगा मछली जो है उनके अंदर गिल्स देखने को मिलते हैं। और सबसे लास्ट में है लंग्स। बर्ड्स, रेप्टाइल या सरीसृप प्लस जो स्तनी वर्ग है या जो मैमेलियन ग्रुप है
क्लास है उसके अंदर आपको लंग्स जो है वो एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसनांग के तौर पर देखने को मिलते हैं। तो ये एनिमल किंगडम के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स है या कुछ ऑर्गन्स है जो रेस्पिरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और गैसों के आदान प्रदान का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज, रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या उपस्थिति के आधार पर रेस्पिरेशन जो है वो कितने टाइप का होता है। तो ये 2 टाइप का होता है। सबसे पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय रेस्पिरेशन और दूसरा है अनएरोबिक या अवायवीय। वायवीय श्वसन, दूसरा है अवायवीय श्वसन। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ये यहाँ पर एटीपी का जो प्रोडक्शन होगा, एटीपी का जो जितनी बनेगी, एक ग्लूकोज अगर एक एनिमल कंज्यूम करता है तो एरोबिक या एरोबिक रेस्पिरेशन की बेसिस पे एटीपी का जो निर्माण है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें एक ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगभग 32 या 30 एटीपी बनाती है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में सेम ग्लूकोज से सिर्फ 2 एटीपी ही देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और वो अपना काम कैसे करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।